नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की। जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसके इस बुक से हम एक चैप्टर ले रहे हैं और चैप्टर 3 है हमारा। आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय, यानी जो हमारा एक सबसे मेन टॉपिक है इकोनॉमिक्स में 12th क्लास में समष्टि अर्थशास्त्र में। मैं उस टॉपिक को इस तौर पर ले रहा हूँ, या इसी टॉपिक को लेने का जो मेरा एक उद्देश्य है, पर्पस है, वो ये कि मैंने अक्सर देखा है कि जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत सारी क्लासेस हैं, उनके लिए बहुत सारी वीडियोज़ हैं, लेकिन हिंदी वाले बच्चों को अक्सर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। उन्हें अक्सर जो है इंग्लिश वाली वीडियोज़ को या इंग्लिश टीचर्स से पढ़कर जो है काम चलाना पड़ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की इस वीडियो में हम स्पेशली सिर्फ हिंदी में राष्ट्रीय आय को समझेंगे, और राष्ट्रीय आय की इस आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो राष्ट्रीय आय से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी थ्योरीज़ हैं, उन सबको समझें। और एक अगली वीडियो में हम राष्ट्रीय आय इस टॉपिक के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी गणनाएं हैं, उन्हें करेंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय आय की जब हम बात करते हैं, हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, तो इसे इकोनॉमिक्स में पहली बात तो ये कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को जो टीचर्स हैं या बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस तरह बच्चों के दिमाग में भर देते हैं कि बहुत जो है मुश्किल विषय है, बहुत ही टफ टॉपिक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इकोनॉमिक्स जो पूरी है वो बच्चे के या किसी भी व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ, उसके जीवन से जो है संबंधित सबसे महत्वपूर्ण विषय, ऐसा मुझे लगता है। तो आज की इस वीडियो में जैसा मैंने कहा कि हम राष्ट्रीय आय की सीधे तौर पर बात कर रहे हैं, और राष्ट्रीय आय की सभी अवधारणाओं को हम बड़ी सरलता से, बड़ी सरल भाषा में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणा। आप इसे राष्ट्रीय आय की अवधारणा कह लें, राष्ट्रीय आय की परिभाषा कह लें, राष्ट्रीय आय का अर्थ कह लें, आशय कह लें, या राष्ट्रीय आय क्या है आपसे ये पूछ लिया जाए। तो देखिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझते समय हमें सबसे पहले उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी जो है आशय स्पष्ट होना चाहिए। तो देखिए, जब आपसे राष्ट्रीय आय की परिभाषा पूछी जाए, आशय पूछा जाए या अर्थ पूछा जाए, तो आपकी जो परिभाषा होगी, तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा होगी कुछ इस तरह से। राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान पहले हम लिखित परिभाषा को देख लें कि हमें परिभाषा क्या लिखनी है, और फिर हम परिभाषा को पूरी अच्छी तरह से समझेंगे। तो राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश के सभी सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का जोड़ है। तो देखिए, हम जो परिभाषा, हमें जब भी हमसे कोई पूछे कि राष्ट्रीय आय की लिखित परिभाषा क्या है, राष्ट्रीय आय को एक सभ्य भाषा में किस तौर पर लिखा जाएगा, किस तौर पर इसकी परिभाषा दी जाएगी, तो देखिए, राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश के सभी सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ है। तो यहाँ जब हम राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं, हमें जो बात ध्यान देनी है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय किसे कहा जाए, तो उसकी परिभाषा में हमें दो बातें सबसे महत्वपूर्ण देखनी है। क्या कि अच्छा, एक बात मैं पहले आपको क्लियर करूं कि जिन बच्चों को इसमें जरा सा भी कंफ्यूजन है कि जहां पर हम लेखा वर्ष की अवधि की बात कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, घरेलू आय की बात करेंगे, या हम किसी भी देश के बजट की बात करेंगे, तो इन सब के लिए एक शब्द आता है लेखा वर्ष की अवधि। ये लेखा वर्ष की अवधि क्या होती है? सरल भाषा में, सरल शब्दों में अगर हम समझें तो देखिए, किसी भी देश के लिए एक ऐसा वर्ष जिस वर्ष का, जिस समय अवधि का लेखा जोखा रखा गया हो, जिसकी लिखा पढ़ी की गई हो, वो समय अवधि लेखा वर्ष की अवधि कहलाती है। भारत में आमतौर पर जितने भी कैसे कह सकते हैं कि संस्थान हैं, फर्में हैं, इवन सरकार भी है,
उसके लिए जो लेखा वर्ष की अवधि तय की गई है, वो लेखा वर्ष की अवधि हमारे देश में आप जैसा देखते भी होंगे कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च होती है। यानी अगर मैं एक लेखा वर्ष की अवधि की बात करूं तो देखिए 1 अप्रैल 2023 से लेकर एक नए लेखा वर्ष की अवधि का प्रारंभ होगा और अगले साल यानी 31 मार्च 2024 को ये जो लेखा वर्ष की अवधि है, यानी एक ऐसा वर्ष जिसका लेखा जोखा रखा गया है। तो हमारे देश में आप देखते भी होंगे कि जो भी स्कूली जो व्यवस्थाएं हैं वो चलती हैं, सरकारी खर्च, सरकारी आमदनी का जो ब्यौरा रखा जाता है, वो इस अवधि में 1 अप्रैल को नया फाइनेंशियल ईयर जिसे हम वित्तीय वर्ष कहते हैं वो शुरू होता है और 31 मार्च अगले वर्ष के 31 मार्च को उस फाइनेंशियल ईयर का अंत होता है। तो ये लेखा वर्ष की अवधि है। ये हमारे यहाँ है, किसी अन्य देशों में ये लेखा वर्ष की अवधि का जो काल है, जो टाइम पीरियड है, वो अलग भी हो सकता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश के सभी सामान्य निवासियों द्वारा, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आती है, सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित का मतलब है सामान्य निवासी किसे कहते हैं, सामान्य निवासी कौन है, हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ बात करें अर्जित शब्द का मतलब है प्राप्त की गई, जिसको अर्जन किया गया हो, कमाया गया हो, उसका मतलब है अर्जित। तो सभी सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो यहाँ राष्ट्रीय आय की परिभाषा में 2 बातें महत्वपूर्ण निकल आती हैं। पहली बात तो ये कि राष्ट्रीय आय की गणना में हम क्या करेंगे, हम केवल सामान्य निवासियों की आय को ही शामिल करेंगे। जो 2 बातें निकल कर आती हैं राष्ट्रीय आय की परिभाषा से, वो पहली बात क्या कि हम राष्ट्रीय आय में केवल और केवल देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय को ही शामिल करेंगे, यानी सामान्य निवासियों की आय ही जोड़ी जाएगी। पहली महत्वपूर्ण बात राष्ट्रीय आय में ये है। राष्ट्रीय आय में दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि हम राष्ट्रीय आय में केवल और केवल कारक आय को ही शामिल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कारक आय को ही शामिल करेंगे। तो राष्ट्रीय आय की बात करते समय, राष्ट्रीय आय को समझते समय हमें 2 बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आय में सिर्फ और सिर्फ सामान्य निवासियों की बात की जाएगी। सामान्य निवासी किसे कहा जाएगा उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। और दूसरी बात कि हम राष्ट्रीय आय में केवल और केवल कारक आय को ही शामिल करेंगे। कारक आय क्या होती है इसे भी हम आगे समझने वाले हैं। तो देखिए, हमने यहाँ बात की कि सामान्य निवासी और कारक आय, सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय के कुल जोड़ को, यानी जितना भी देश के सभी सामान्य निवासियों ने कारक आय के रूप में संपत्ति प्राप्त की है, आय प्राप्त की है, उस सब का कुल जोड़ ही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है, जिसका हिसाब किताब एक लेखा वर्ष की अवधि के लिए रखा गया हो। तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर हम सामान्य निवासियों और कारक आय को समझ लेते हैं। इन दोनों को, राष्ट्रीय आय को समझने के लिए जो है समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ राष्ट्रीय आय की अवधारणा के बाद हम जो परिभाषा समझ लेने के बाद हम बात करते हैं कारक आय क्या होती है, कारक आय किसे कहते हैं, उसको थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं, क्योंकि कारक आय ही राष्ट्रीय आय में शामिल है। दूसरी बात, सामान्य निवासियों की हम बात करेंगे। तो यहाँ जब हम बात करते हैं कारक आय के बारे में, यहाँ जब हम कारक आय के बारे में बात करते हैं तो देखिए, कारक अगर आप लोग 11th क्लास में या उससे पहले इकोनॉमिक्स पढ़कर आए हैं तो वहाँ 11th क्लास में था हमारे पास कारक लागतों के बारे में पढ़ा था, कारक क्या होते हैं, या उत्पादन के कारकों के बारे में पढ़ा था, उत्पादन के कारक क्या होते हैं। तो देखिए, किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में जितने भी संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है, अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो एक टी स्टॉल भी चला रहा है, एक जो है चाय की टपरी भी चला रहा है, या इससे बड़ा कोई उत्पादन, कोई जो है किसी भी तरह की जो है फर्म चला रहा है, किस तरह का काम धंधा चला रहा है, तो किसी भी व्यक्ति को उत्पादन करने के लिए विभिन्न कारकों की जरूरत पड़ती है, विभिन्न संसाधनों की जरूरत पड़ती है। तो एक उत्पादन प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले जितने भी संसाधन होंगे वो सभी कारक कहलाएंगे, उत्पादन के कारक कहलाएंगे। उदाहरण मानता हूँ कि अगर मैं एक एक्सपोर्ट कंपनी चलाता हूँ, एक सिलाई मशीन की फैक्ट्री चलाता हूँ, तो उसमें उत्पादक के पास जो कारक हैं क्या क्या है, जिस ज़मीन पर वो फैक्ट्री लगी हुई है वो ज़मीन उत्पादन का कारक है, ज़मीन हो या कोई स्पेस जो हमने लिया है फैक्ट्री चलाने के लिए, वो भी एक कारक है। उस फैक्ट्री में जो भी मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं वो भी कारक हैं, जो भी वर्कर्स फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो भी कारक हैं, और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें मुझे जरूरत पड़ेगी वो सभी कारक होंगे। तो देखिए, कारक आय होती क्या है ज़रा उसको समझते हैं। जब उत्पादन प्रक्रिया में एक व्यक्ति जो उत्पादक है, उत्पादक, और जब उत्पादन को मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की ज़रूरत है, हमने बार बार इसकी चर्चा की है कि उत्पादक कौन है, उत्पादन क्या होता है।
तो जब एक उत्पादक यानी किसी भी जो है उद्योग को चलाने वाला जो व्यक्ति है वो विभिन्न कारकों को जुटाता है, विभिन्न कारकों को इकट्ठा करता है उत्पादन करने के लिए, वो सभी उसके लिए कारक हैं और उस उत्पादक के द्वारा हर कारक के लिए कुछ भुगतान करना पड़ेगा। एग्जाम्पल मानते हैं जैसे मैंने जो है सिलाई मशीन की फैक्ट्री एक मैंने लगाई हुई है, तो मैं उत्पादक हूँ और मुझे जो भी कारक चाहिए उस हर एक कारक के लिए मुझे भुगतान करना पड़ेगा। मुझे मशीनों के लिए भुगतान करना पड़ेगा, जिस जगह पर मेरी फैक्ट्री है उस फैक्ट्री के मकान जो मालिक उसका ज़मीन का मालिक होगा, लैंडलॉर्ड होगा, उसे मुझे भुगतान करना पड़ेगा। जो वर्कर्स मेरे यहाँ काम करेंगे उन्हें भी मुझे सैलरी देनी पड़ेगी। तो मेरे द्वारा जितने भी कारकों पर व्यय होगा वो क्या कहलाएगा, वो कारक व्यय कहलाएगा, क्योंकि मैं खर्च कर रहा हूँ, मैं उत्पादक हूँ और खर्च कर रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए क्या है, उत्पादन कारक है। इसे ही हम जो है आप जो है कारक लागत भी कह देते हैं, कारक व्यय या कारक लागत कहते हैं, ये उत्पादक के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है अगर मैंने एक उत्पादक होने के नाते जो मेरे सभी कारक हैं उनके धारकों को, धारक मतलब जो भी उस कारक के मालिक हैं, जो भी उस कारक के स्वामी हैं, उन्हें जो भी भुगतान किया तो मेरे द्वारा व्यय करना उन्हें आय के रूप में मिलेगा। जो मेरी जिस ज़मीन पर मेरी फैक्ट्री लगी हुई है उस ज़मीन का जो लैंडलॉर्ड होगा, मैंने उसको किराए के रूप में पैसा दिया, तो उसके लिए तो वो आय हो गई, उसके लिए वो इनकम हो गई। उस व्यक्ति के लिए वो जो इनकम है वो कारक आय कहलाएगी। जो मेरे यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों के लिए मेरे द्वारा दिया गया पैसा उनके लिए कारक आय है, क्योंकि वो एक कारक के रूप में किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में अपना योगदान दे रहे थे, अपना कुछ ना कुछ दे रहे थे। उसके बदले कारक के बदले प्राप्त होने वाली आय को क्या कहते हैं, कारक आय कहते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधन, कोई भी चीज़ एक कारक के रूप में किसी उत्पादन प्रक्रिया में शामिल हुई, इस्तेमाल हुई और उसके बदले जो उसको भुगतान प्राप्त हुआ, जो पैसा प्राप्त हुआ, वही क्या है, कारक आय है। कारक के बदले प्राप्त होने वाली आय ही कारक आय है। ठीक है, तो कारक आय को हमने क्या किया है, 4 वर्गों में बांटा है। जो भी आय कारक आय के रूप में विभिन्न संस्था जो है स्वामियों को, कारकों के जो है स्वामियों को प्राप्त होती है, उसे हम कारक आय कहते हैं। कारक आय को मूल तौर पर हमने 4 वर्गों में बांटा है। 4 वर्गों में कैसे बांटा है, इसमें पहली कैटेगरी हमने रखी है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारियों का पारिश्रमिक कारक आय का एक वर्ग है, एक कैटेगरी है। कैसे भाई, देखिए सिंपल सी बात है, एक कर्मचारी को जो भी पारिश्रमिक प्राप्त होता है, पारिश्रमिक का मतलब है परिश्रम के बदले जो भी मेहनताना, इसे बोलते हैं उर्दू में एक शब्द है मेहनताना, मेहनत के बदले जो भी पैसा प्राप्त होगा, परिश्रम के बदले जो भी पैसा प्राप्त होगा, उसे हम क्या कहते हैं, पारिश्रमिक कहते हैं। तो कर्मचारियों का पारिश्रमिक एक कैटेगरी है किसकी, कारक आय की। कारक आय के रूप में लोगों को बड़े जो है रूप में जो आय मिलती है वो क्या है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक है। एक बात हम ध्यान रखें, जब हमारे पास राष्ट्रीय आय की हम गणना करेंगे, मदें आएंगी, तो वहाँ हमें एक बात ध्यान रखनी है कि एक फर्म के मालिक द्वारा, एक उत्पादक के द्वारा अपने कर्मचारी पर जो भी खर्चा होगा, चाहे वो खर्चा कर्मचारी को उसके वेतन के रूप में दिया जा रहा है। भाई मान लेते हैं अगर एक कर्मचारी किसी फैक्ट्री में काम करता है तो कर्मचारी को अपनी फैक्ट्री से जो भी जो है भुगतान किया जाएगा, जो भी पैसा मिलेगा, चाहे वो पैसा उस कर्मचारी के वेतन के रूप में सीधा सीधा दिया जा रहा है, या फिर उस कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में डाला जा रहा है, या फिर उसके हेल्थ इंश्योरेंस पे खर्च हो रहा है, या फिर अगर जो फर्म का मालिक है वो अपने कर्मचारी को डेली वर्किंग आवर्स में एक चाय भी पिला रहा है, तो वो जो मालिक है वो ये मान लेता है कि उस कर्मचारी को वो उतना पैसा दे रहा है। मैंने जो है पहले एक बात की थी और फिर से हम एक बार समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि कर्मचारी एक फैक्ट्री में काम करता है और उस कर्मचारी को जो मासिक वेतन है उसका 10,000 रुपये मिलता है। ठीक है, जो उसका वेतन है वो 10,000 रुपये है। ठीक है, अब क्या होता है, 10,000 रुपये तो उसका वेतन है, इसके अलावा क्या उसकी जो कंपनी है, उसका जो फर्म है, उसका जो भी उद्योग है, वो उसको क्या करता है कि डेली उसके ऊपर खर्च करता है कि भाई 10 रुपये खर्च करता है। 10 रुपये के हिसाब से करीब करीब 300 रुपये उसकी चाय पर खर्च किया करती है उसकी फर्म। भाई डेली की इसको चाय पिलाई जाती है, उसके बाद सुबह एक चाय पिला दी, शाम को पिला दी, लगभग मान लेते हैं, अनुमान लगाते हैं 300 रुपये उसकी चाय पर खर्च होते हैं। ठीक है, उसके पीएफ पर जो प्रोविडेंट फंड है उसमें उसको मासिक जो मिलता है, जो महीने पे मिलता है, वो 1,500 रुपये मिल जाते हैं। 1,500 रुपये उसको जो है पीएफ के रूप में मिलते हैं। उसका मानते हैं मेडिकल इंश्योरेंस भी होता है, कोई और चीज़, और मान लेते हैं उसको साल में एक बार दिवाली पर बोनस भी मिलता है।
बोनस एक साल में एक बार मिला है, लेकिन उस बोनस को अगर मासिक तौर पर ले लें, मंथली देख लें कि कितना बोनस मिला, तो मान लेते हैं अगर 500 रुपये पर महीना उसको बोनस पड़ गया है। बोनस तो एक ही बार मिलता है दिवाली पर, लेकिन उस पूरे बोनस को अगर पूरे साल में डिवाइड कर लें, 12 महीनों डिवाइड कर लें, तो हम ये मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ जो अमाउंट हमारे सामने आ गया वो कुछ इस तरह से करीब करीब कितना 14,300 रुपये। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि एक कर्मचारी को अपने उद्योग से, अपनी फर्म से जो भी पैसा प्राप्त होगा, जो भी राशि प्राप्त होगी, वो किस रूप में प्राप्त होगी? कर्मचारी का पारिश्रमिक ही कहलाएगी। कर्मचारी का पारिश्रमिक मतलब कुछ भी जो उसकी फर्म उस पर खर्च करे। ठीक है, तो ऐसा नहीं सिर्फ वेतन कर्मचारी का पारिश्रमिक है। यहाँ पर जब हमारी मदें आएंगी तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि उन मदों में जो भी चीज़ एक उत्पादक ने, एक फर्म ने अपने कर्मचारी पर खर्च की है, वो सब क्या है? कर्मचारी का पारिश्रमिक है। तो कर्मचारी का पारिश्रमिक कारक आय का एक हिस्सा है। ठीक है, कर्मचारी का जो है पारिश्रमिक। दूसरी हम बात करते हैं कर्मचारी के पारिश्रमिक के बाद हम बात करते हैं, तो इसे बोलते हैं लगान या किराया। लगान या इसे किराया बोलते हैं। तो देखिए यहाँ जो गृहस्थ लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो क्या करते हैं कि भाई विभिन्न फर्मों में अपना परिश्रम देते हैं और वहाँ से उनको जो आय मिलती है वो कर्मचारी का पारिश्रमिक कारक आय है। क्योंकि एक व्यक्ति एक कारक के रूप में उत्पादन में इस्तेमाल हुआ और उसे आय मिली, इसलिए कर्मचारी का पारिश्रमिक कारक आय है। फिर बात करते हैं लगान या किराया। होता क्या है कि जो परिवार क्षेत्र के लोग होते हैं, भाई सिंपल सी बात है, उद्योग हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, फर्में हैं, इन सभी को उत्पादन प्रक्रिया में इस्तेमाल करने के लिए कुछ ज़मीन की जरूरत पड़ती है, दुकानों की जरूरत पड़ती है, फैक्ट्री के लिए स्पेस चाहिए या ज़मीन चाहिए, कुछ भी। ये ज़मीनें या दुकानें या जो भी चीज़ें हैं कहाँ से प्राप्त होती हैं? परिवार क्षेत्रों से। ठीक है, तो अब क्या होता है, मान लीजिए जो उन ज़मीनों का, उन दुकानों का, उस फैक्ट्री के स्पेस का जो मालिक है उसे क्या प्राप्त होता है? किराया प्राप्त होता है या लगान प्राप्त होता है। ठीक है, लगान या किराया दोनों का मतलब यहाँ पर एक ले रहे हैं, है ना। तो किसी भी जो है संपत्ति के मालिक, जो जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी पर, जिस ज़मीन पर, जिस दुकान में, जिस हॉल में कोई उद्योग धंधा चल रहा है, वो किराए के रूप में जो संपत्ति के मालिक को पैसा देता है। तो जो संपत्ति का, उस प्रॉपर्टी का जो मालिक है, जो लैंडलॉर्ड है, उसके लिए वो क्या है? लगान या किराया कारक आय है। ये कारक आय का एक साधन है। ठीक है, दूसरा एक मतलब इसमें किराए के रूप में कुछ भी किराया हो या इसमें जो है बिजली बिल वगैरह जो चीज़ें वो आएंगी किसमें? लगान या किराए में। ये लोगों को आय के रूप में मिलती है, कारक आय के रूप में। कारक क्या था? वो ज़मीन, वो हॉल या वो दुकान, जो कारक एक व्यक्ति ने किसी को उद्योग धंधा चलाने के लिए दिया। कारक के बदले जो भी आय मिली किराए के रूप में, वो क्या है? कारक आय। तीसरी बेटा हम इसमें बात करते हैं ब्याज की। ब्याज यानी इंटरेस्ट वाला ब्याज। ठीक है, तो बात करते हैं ब्याज की। अब होता क्या है कि उद्योग धंधों को चलाने के लिए उत्पादन प्रक्रिया में जो उत्पादक हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उन्हें क्या करना पड़ता है? कई बार लोन लेना पड़ता है ना, लोन लेना पड़ता है, पैसा लेना पड़ता है। ठीक है, अपने उद्योग को चलाने के लिए। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जिस व्यक्ति ने अपना पैसा उत्पादन प्रक्रिया में दिया है, किसी व्यक्ति ने अपना पैसा लगाया है उस किसी उद्योग में, किसी कारखाने में, किसी भी काम धंधे में। अब यहाँ पर जो किसी भी व्यक्ति ने अपना पैसा लगाया, क्या पैसा क्या हो गया? कारक हो गया। उद्योग चलाने के लिए पैसा चाहिए था, पैसा क्या? कारक हो गया। ठीक है, उस कारक पर उद्योगपति ने या उस व्यक्ति ने, जो फर्म है, उसने कारक के धारक को यानी पैसा देने वाले व्यक्ति को जो ब्याज के रूप में हिस्सा दिया, पैसे पर जो ब्याज दिया, वो ब्याज क्या है? उस पूंजीपति का क्या है? मेरा कारक आय है। कारक क्या हो गया? यहाँ पर पैसा हो गया। एक व्यक्ति ने अपना पैसा किसी उद्योग में लगाया, दिया किसी को, मतलब उद्योग चलाने के लिए, और उसके बदले जो उसको ब्याज प्राप्त हुआ वो उसकी कारक आय हो गई। कारक था पैसा और पैसे के बदले जो ब्याज आया वो है उसका कारक आय। ठीक है, तो भाई एक जो हिस्सा है कर्मचारी का पारिश्रमिक है, लगान या किराया भी कारक आय है और ब्याज भी कारक आय है। चौथा और अंतिम जो वर्ग हमने बांटा है किस रूप में? कारक आय के रूप में, यह है लाभ। लाभ कह दो या लाभांश कह, लाभ ही लिखते हैं इसको हम, लाभ की बात करते हैं। अब देखिए, एक जो उद्यमी है, उद्यम मतलब उद्योगपति है, वो क्या करता है कि भाई अपने उद्योग को चलाने के लिए बहुत सारे कारकों को जुटाता है। भाई सिंपल सी बात है, अर्थव्यवस्था में जो है मजदूर भी हैं, ज़मीन भी खाली पड़ी हुई है, कच्चा माल भी अपनी जगह पर है, लेकिन इन सबको एक करने के लिए, इन सबको जुटाने के लिए एक व्यक्ति जो उद्यमी कहलाता है, जो उद्योग को चलाता है, वो बड़ा रिस्क उठाता है, बड़ा जोखिम उठाता है। ठीक है, भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं कोई संस्थान चला रहा हूँ तो संस्थान को चलाने के लिए, अगर मैं बात करूँ शिक्षा संस्थान की, तो शिक्षा संस्थान को चलाने के लिए
मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मुझे टीचर्स जो है अरेंज करने पड़ते हैं, एक स्पेस ऐसा चाहिए, उस स्पेस में जो भी टीचिंग एक्टिविटीज़ होंगी उन सबको मैनेज करना, उन सब पर ध्यान देना, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सब एक जो जोखिम उठाने का, ये सब जो परिश्रम करने का एक जो चीज़ है। अब मैंने क्या किया, एक निवेश किया, एक अमाउंट, एक पैसा लगाया किसी भी चीज़ में और उन सभी कारकों को जुटाकर उत्पादन किया। मैं शिक्षा का उत्पादन कर रहा हूँ तो मेरे लिए क्या है, वही मेरा उद्योग है। और कोई व्यक्ति जो है क्या किसी अन्य तरह का उद्योग चला सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने जितना भी परिश्रम किया उन कारकों को जुटाने के लिए, उन कारकों को एक साथ लाने के लिए, तभी तो उत्पादन होगा। तो उस सबको करने के बदले उसे निवेश भी उसने किया। उसके बाद उसे जो लाभ प्राप्त हुआ कि किसी व्यक्ति ने इतना सब करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद वो एक निवेश भी किया, एक पैसा अमाउंट मतलब लगाया भी उसमें, और उसके बाद उसे उस पैसे पर जो लाभ प्राप्त होगा वो भी क्या है, कारक आय है। कि भाई मैं एक उद्योग, मैं एक जो है संस्थान, एक उद्योग चला रहा हूँ, उस पर निवेश करने के बाद, मेहनत करने के बाद मुझे जो प्राप्त होगा वो क्या है, लाभ है, और लाभ ही कारक आय है। क्योंकि इस उद्योग को चलाने के लिए मैं भी एक कारक के तौर पर, एक उद्यमी के तौर पर इस्तेमाल हुआ, मेरा दिमाग, मेरी मेहनत लगी, तो वो सब क्या है, उसके बदले जो मुझे प्राप्त हुआ वो मेरी कारक आय है। तो ये कारक आय को हमने 4 वर्गों में बांटा। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, यानी एक कर्मचारी को कहीं काम करने के लिए, कहीं जॉब करने के लिए जो भी पारिश्रमिक प्राप्त होगा, जो भी उसकी इनकम प्राप्त होगी, वो क्या है, कारक आय है। कि किसी व्यक्ति ने अपनी कोई ज़मीन, कोई दुकान, कोई हॉल, कोई प्लॉट किसी को दिया उद्योग चलाने के लिए, व्यापार करने के लिए, और उस पर जो उसको किराया प्राप्त हुआ वो उसकी कारक आय है। किसी ने अपना पैसा दिया उद्योग धंधा चलाने के लिए, उद्योग में लगाने के लिए, और उस पर उसे जो ब्याज प्राप्त हुआ, जो इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, वो उसकी कारक आय है। और किसी व्यक्ति ने बहुत सारे संसाधनों को, कारकों को जुटाया, जोखिम उठाया, बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए, उस पर जो उसे लाभ प्राप्त हुआ वो उसकी कारक आय है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ हम कारक आय किसे कहते हैं वो समझ गए होंगे। और मैं फिर एक बार याद दिला रहा हूँ कि कारक आय को ही राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। यानी कि देश में एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान देश के सभी सामान्य वासियों ने इन रूपों में जो कारक आय प्राप्त की है, वो सब कारक आय का कुल जोड़ ही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय का मतलब ये पूरे देश की आय। कैसे पता चलेगी कि देश में सभी लोगों ने इन रूपों में जो कारक आय प्राप्त की उस सबको जोड़ दें तो हमारी राष्ट्रीय आय पता चल जाएगी ना। तो कारक आय की बात करते समय एक जो चीज़ आती है अलग से, हमें एक अंतर करना है एक चीज़ में। कारक आय वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, कारक आय क्या है। और कारक, अगर आपसे पूछे परीक्षाओं में कि कारक आय के घटक कौन कौन से हैं, या कारक आय किन किन तत्वों से मिलकर बनती है, 4 तत्व हैं, 4 घटक हैं, या कारक आय के विभिन्न खंडों का वर्णन कीजिए, तो यही 4 खंड है बेटा, घटक, खंड, या फिर कारक आय किन तत्वों से मिलकर बनी है, तो ये कारक आय के हिस्से हैं। कारक इन सब का जो है, इन सब का मिला जुला रूप ही क्या है, कारक आय। यहाँ तक ठीक है। एक बार यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, कारक आय, और एक दूसरी एक चीज है जिसे बोलते हैं हस्तांतरण। हस्तांतरण, ठीक है। हस्तांतरण और कारक आय में थोड़ा सा अंतर है। हस्तांतरण और कारक आय में जो अंतर है उसको हम इस तरह समझें। देखिए, कारक आय की जब हम इतनी देर से बात कर रहे थे तो वहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि कारक आय मतलब कि एक व्यक्ति ने अपना कुछ भी दिया, अपना संसाधन दिया, अपनी मेहनत दी, अपना परिश्रम दिया, या अपना पैसा दिया, अपनी पूंजी दी, और एक तरफा तो नहीं है, उसने अपना कुछ दिया और रिटर्न में उसे जो मिला वो उसकी कारक आय है। कारक आय का मतलब यही है कि वो या तो खुद या उसने अपना कोई तत्व, अपना कोई सामान, अपनी कोई चीज़ किसी को उत्पादन प्रक्रिया में लगाने के लिए दी, और उस पर जो उसको पैसा प्राप्त हुआ वो उसकी कारक आय है। यानी दो तरफा है, 2 वेज है ना, दिया और लिया, गिव एंड टेक वाला फंडा है, वो क्या है, कारक आय है। लेकिन एक दूसरी चीज़ आती है हस्तांतरण, या हस्तांतरण जिसे हम कहते हैं। हस्तांतरण कारक आय से बिल्कुल भिन्न है। किस तरह भिन्न है, किस तरह अलग है, तो देखिए, कारक आय 2 वे है, दिया और उस पर जो मिला वो कारक आय है। हस्तांतरण जो है ये एक तरफा है। इसे हम हस्तांतरण को एक अलग शब्द में हम एक तरफा भुगतान भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, एक तरफा भुगतान। अब होता क्या है, ये जो हस्तांतरण है, ये एक तरफा भुगतान है कि भाई देख लिए, उदाहरण की तरह समझते हैं कि भाई इस तरह माने इसको कि भाई आप में से कोई बच्चा, आप लोगों में से कोई बच्चा जो बुआ के यहाँ गया गर्मियों की छुट्टियों में, और बुआ के यहाँ से आते हुए बुआ ने आपके हाथ में 100 रुपये या 500 रुपये का नोट पकड़ा दिया, ठीक है। आप गए बुआ के यहाँ जो है गर्मियों की छुट्टी मनाने, और जब वहाँ से लौटे, दादी के यहाँ गए या नानी के यहाँ गए, कहीं भी गए,
और वापस लौटते आपकी बुआ ने आपके हाथ में 200 रुपये का जो मतलब नोट है या 100 रुपये का नोट है वो पकड़ा दिया, ठीक है। वो क्या है आपका कारक आय है, हस्तांतरण है, वो हमारा कारक आय नहीं, क्यों हमने कुछ दिया थोड़े ही है, हमने कोई ना तो अपना जो है श्रम दिया है, ना अपना कोई तत्व दिया है, ना अपना पैसा दिया है, हमें केवल मिला है वो हस्तांतरण है, ठीक है। हस्तांतरण आय को हम एक तरफा भुगतान यहाँ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहाँ पर सिर्फ एक तरफ से भुगतान हुआ, दूसरे व्यक्ति ने कुछ नहीं दिया इसमें, बट हम ऐसी आय को भी जोड़ते हैं। मान लेते हैं कोई परिवार का जो बच्चा है वो किसी विदेश में काम कर रहा है, कहीं भी काम देश में कर रहा है, विदेश में कर रहा है। अब एक जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो विदेश में काम कर रहा है उसके द्वारा अपने परिवार को भेजा गया पैसा, जिसे हम आम बोलचाल में ज्योग्राफी अगर पढ़ेंगे तो वहीं से हम हुंडी भी कहते हैं, इस तरह की आय को हुंडी भी कहते हैं। एक बच्चा बाहर काम करता है और वहाँ से अपने सभी इनकम के खर्चे निकालने के बाद अपनी आय का एक हिस्सा अपने परिवार को भेज देता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम हस्तांतरण बोलेंगे, है ना। यानी गिफ्ट, उपहार या कोई भी इस तरह का जो भुगतान है, ठीक है, वो सब क्या कहलाता है, हस्तांतरण कहलाता है, ठीक है। यानी अगर आपने शादी में किसी को लिफाफा भी दिया है वो भी क्या है, हस्तांतरण ही है, वो एक तरफा भुगतान है। अब कोई कहने लगे कि सर हम तो शादी में गए तो वो खा के भी तो आया ये तो दो तरफा हो गया कि भाई खाया और खाने के बदले पैसा दिया, ये तो कारक आय क्यों नहीं है तो वो भी क्या है, जो उसने खाना खिलाया मेज़बान ने, वो उसका क्या अपनी इच्छा है, अपनी श्रद्धा है, आपने जो दिया पैसा जो भुगतान किया वो क्या है, हस्तांतरण है, वो कारक आय नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि कारक आय और हस्तांतरण का अंतर आप समझ गए होंगे। कारक आय जो टू वेज है, कुछ दिया किस रूप में, किसी जो है उत्पादन प्रक्रिया में, और वहाँ से जो मिला वो कारक आय है, लेकिन बिना कुछ दिए मिल गया वो हस्तांतरण है। यहाँ पर बिल्कुल जो है वेरीफाई कर लेना है कि भाई देखिए बेटा, राष्ट्रीय आय में हम कारक आय को तो शामिल करते हैं, हम राष्ट्रीय आय में केवल और केवल कारक आय को शामिल करते हैं, हम हस्तांतरण को यानी इस तरह के एक तरफा भुगतान को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय आय में केवल कारकों पर होने वाली आय, कारक के बदले प्राप्त होने वाली आय को शामिल किया। कई बार एमसीक्यू में पूछा बच्चों से एग्जाम में कि भाई निम्न में से किन किन को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, उसमें एक ऑप्शन दे दिया हस्तांतरण या एक तरफा भुगतान। तो अगर हमें ये नहीं है क्लियर कि कारक आय और हस्तांतरण क्या है और इनमें से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल करना है, तो यहाँ दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चलिए, हमने कारक आय और हस्तांतरण की बात की, कारक आय क्या है, हस्तांतरण क्या है, और हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय आय की। राष्ट्रीय आय में हमने जैसा कहा था स्टार्टिंग में हमने लिखा कि दो तत्व महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय आय के लिए, एक तो कारक आय और दूसरा सामान्य निवासी। सामान्य निवासियों की कारक आय ही क्या है, राष्ट्रीय आय है। तो अब जरा सामान्य निवासी किसे कहा जाए, सामान्य निवासी कौन होगा, उसे हम यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब हम सामान्य निवासी की बात करते हैं तो सामान्य निवासी वास्तव में किसे कहा जाए, जैसे कारक आय की हमने बात की कि किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में एक कारक के योगदान के बदले जो किया गया भुगतान है, यानी कारक को या कारक के स्वामी को जो प्राप्त हुआ भुगतान है वही क्या कहलाता है, कारक आय कहलाता है। कारक के रूप में इस्तेमाल हुए और जो प्राप्त हुआ वो कारक आय है। अब बात करते हैं सामान्य निवासी किसे कहा जाए। तो देखिए, सामान्य निवासी शब्द के लिए जो दो शर्तें हैं, यानी एक पहली बात क्लियर कर लेना कि हम सामान्य निवासी किसी व्यक्ति को भी कह सकते हैं। जो सामान्य निवासी है वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है या फिर सामान्य निवासी कोई फर्म भी हो सकती है, फर्म, उद्योग, कंपनी जिसे हम कहते हैं। तो सामान्य निवासी व्यक्ति को भी कहा जा सकता है और फर्म को भी। किसी भी व्यक्ति को सामान्य निवासी कहलाने के लिए जो दो शर्तें रखी गई हैं, यानी जो व्यक्ति या जो फर्म ये दो शर्तें पूरी करती है उसे हम सामान्य निवासी कहेंगे। तो सामान्य निवासी कहलाने के लिए दो महत्वपूर्ण, एक बार परिभाषा में अगर इसे ले लें तो जो भी व्यक्ति 1 साल से अधिक अवधि तक किसी देश में निवास करता हो और उसके आर्थिक हित, उसकी आर्थिक रुचियां उसी देश में निहित हों तो उसे हम सामान्य निवासी कहेंगे। आर्थिक हित, आर्थिक रुचि का मतलब है कि वो अपनी आमदनी और खर्चे, अपने आय और व्यय उसी देश में कर रहा हो तो वो सामान्य निवासी कहलाएगा, फर्म हो या व्यक्ति हो। तो यहाँ पर सामान्य निवासी कहलाने के लिए जो दो शर्तें रखी गई हैं, उसमें पहली एक ये कि 1 वर्ष से अधिक निवास,
1 वर्ष से ज़्यादा निवास कर रहा हो किसी देश में। दूसरा, उसकी आर्थिक रुचियाँ, उसकी आर्थिक रुचि या आर्थिक हित। दो शर्तें जो बताई गई हैं कि भाई सामान्य निवासी ऐसा कोई भी व्यक्ति कहलाएगा जो 1 साल से अधिक अवधि, यहाँ 1 साल से अधिक अवधि कहने का मतलब ये है कि वो कम से कम 1 आर्थिक वर्ष, कम से कम जो है 1 वित्तीय वर्ष किसी देश में निवास कर रहा होगा। जाहिर सी बात है, अगर 1 साल से अधिक निवास कर रहा है तो उसने एक जो वित्तीय वर्ष है, एक जो मतलब लेखा वर्ष की अवधि वो पार कर ली है, तो वो कम से कम 1 लेखा वर्ष की अवधि के दौरान, यानी कम से कम 1 वर्ष से अधिक एक देश में निवास कर रहा हो और उसकी आर्थिक रुचियाँ या आर्थिक हित उसी देश में निहित हों, उसी देश में चल रही हों, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति या किसी भी फर्म को हम सामान्य निवासी कहेंगे। यहाँ समझ आ रहा है सामान्य निवासी का मतलब क्या है। दूसरी बात हमें जो ध्यान रखनी है कि जब हम सामान्य निवासी होने की बात करते हैं तो सामान्य निवासी और एक जो चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि कई बार बच्चे जो हैं वो सामान्य निवासी और नागरिक, सामान्य निवासी और नागरिक ये दोनों एक ही चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नागरिक होना एक अलग तथ्य है, एक अलग अवधारणा है, और सामान्य निवासी होना एक अलग बात है। नागरिक होने का मतलब है कि किसी व्यक्ति को किसी भी देश के राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, किसी भी देश के मूल अधिकार प्राप्त हैं, तो वो उस देश का नागरिक है। और सामान्य निवासी सिर्फ ये 2 शर्तें पूरी करने पर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जो व्यक्ति 1 साल से अधिक किसी देश में निवास कर रहा हो और साथ ही साथ उसकी आमदनी और उसके खर्चे यानी उसकी आर्थिक रुचियाँ उसी देश में निहित हों। उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, अगर मैं हूँ तो मैं, क्योंकि भाई भारत में जन्मा हूँ, भारत के में मुझे राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, तो मैं भारत का नागरिक तो हूँ, मैं भारत का नागरिक तो हूँ। लेकिन अगर मैं भारत में ना रहकर किसी अन्य देश में, मैं जो है कनाडा में या किसी भी देश में 1 साल से अधिक निवास कर रहा हूँ और मेरे जो आर्थिक हित हैं, मेरी जो आर्थिक रुचियाँ हैं वो उसी देश में निहित हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वो व्यक्ति भारत का नागरिक तो है, लेकिन सामान्य निवासी कहाँ का है, मैं कहाँ का सामान्य निवासी हुआ, जिस देश में रह रहा हूँ, जिस देश में हूँ उस देश का। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं किसका, हमारे अक्षय कुमार का। अक्षय कुमार के बारे में आप लोग जानते हैं, हीरो, फिल्मी हीरो, ठीक है। अक्षय कुमार के पास जो नागरिकता है वो कहाँ की है, कनाडा की है। भारत की नागरिकता अक्षय कुमार के पास नहीं है, लेकिन वो जो अपने पूरा जो समय है वो कहाँ बिताता है, भारत में बिताता है। 1 साल से अधिक भारत में रहता है, ठीक है। उसकी सारी आमदनी खर्चे बाहर से चल रहे हैं, फिल्में यहाँ बना रहे हैं, कमाई यहाँ कर रहे हैं, खर्चे यहाँ कर रहे हैं। तो सामान्य निवासी कहाँ के हुए, भारत के। नागरिक कहाँ के हुए, कनाडा के। तो जो नागरिकता और सामान्य निवासी हैं 2 अलग चीज़ें हैं। एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि एक ही व्यक्ति एक देश का नागरिक और उसी देश का सामान्य निवासी हो सकता है कि नहीं। भाई सिंपल सी बात है, मैं भारत का नागरिक भी हूँ, और क्योंकि मैं 1 साल से अधिक का मेरे अपने पूरे जीवन में भारत में रह रहा हूँ, 1 साल से अधिक मैं भारत में निवास कर रहा हूँ, और मेरी आर्थिक जो रुचियाँ हैं, मेरे जो आर्थिक हित हैं वो भारत में निहित हैं, यहीं कमा रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, तो नागरिक भी मैं यहीं का हूँ और सामान्य निवासी भी यहीं का हूँ। ये भी संभावनाएं हैं कि एक व्यक्ति किसी एक देश का नागरिक और किसी दूसरे देश का सामान्य निवासी हो सकता है। जैसे अक्षय कुमार का मैंने आपको उदाहरण दिया, नागरिक कनाडा के हैं और सामान्य निवासी भारत के हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, सामान्य निवासी किसे कहा जाए, वो व्यक्ति या वो फर्म जो 1 साल से अधिक अवधि तक किसी देश में निवास कर रहे हैं और उनकी आर्थिक रुचियाँ, उनके आर्थिक हित उसी देश में निहित हैं, तो वो सामान्य निवासी कहलाएंगे। यहाँ 2-3 चीज़ें बेटा जो ध्यान रखनी है कि सामान्य निवासी किसे कहा जाए और किसे ना कहा जाए। तो देखिए यहाँ पर कुछ अंतर बता रखे हैं हमारी जो बुक में कि सामान्य निवासियों की कैटेगरी में क्या होता है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, यानी यूएनओ के जितने भी पार्ट हैं, उनमें थोड़ा सा ये होता है कि वहाँ पर सामान्य निवासियों की जो परिभाषाएं थोड़ी सी सतर्क हो जाती हैं। कैसे, जैसे हमने बात की सामान्य निवासी कौन होगा और कौन नहीं होगा, तो उदाहरण हमारे पास दिए कि सामान्य निवासी कौन होगा और कौन गैर निवासी होगा। गैर निवासी मतलब सामान्य निवासी नहीं है, गैर निवासी है। पहली बात तो कह रहा है कि भारत में स्थित विदेशी दूतावास केंद्र, भारत में कोई भी एम्बेसी है, मान लेते हैं एग्जांपल कि भाई वो अमेरिका की एम्बेसी भारत में खुली हुई है, तो भारत में स्थित विदेशी दूतावास में काम करने वाले भारतीय, अमेरिकन एम्बेसी भारत में खुली हुई है और उस एम्बेसी ऑफिस में भारत का कोई नागरिक काम करता है, तो वो भारत का सामान्य निवासी कहलाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति एम्बेसी बेशक अमेरिका की है, उसमें काम कर रहा है, लेकिन उसकी वो रह भारत में रहा है,
भारत वाले ऑफिस में काम कर रहा है तो भारत में रह रहा है और उसकी आर्थिक रुचियां भारत में निहित हैं, इसलिए भारत का सामान्य निवासी कहलाएगा। तो दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि कनाडा और जापान में स्थित भारतीय दूतावास केंद्र में काम करने वाले विदेशी, भाई मान लेते हैं कि भाई कनाडा और जापान में भारतीय दूतावास केंद्र है, इंडियन एम्बेसी खुली हुई है कनाडा में और जापान में, और वहाँ पर अगर कोई भी विदेशी काम कर रहा है उस एम्बेसी में, जो एम्बेसी इंडिया की तो है लेकिन कहाँ खुली हुई है, कनाडा में या जापान में, वहाँ पर किसी हमारे देश के अलावा कोई और व्यक्ति काम कर रहा है, कोई विदेशी काम कर रहा है, तो भारत का सामान्य निवासी नहीं कहलाएगा। दूसरी बात तो कहते हैं कि भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO में काम करने वाले लोग, भाई भारत में WHO का ऑफिस खुला हुआ है और उस WHO के ऑफिस में जितने भी भारतीय काम कर रहे होंगे वो लोग भारत के सामान्य निवासी कहलाएंगे। लेकिन जो भारत में WHO का जो ऑफिस खुला हुआ है उसमें काम करने वाले जो विदेशी लोग हैं, यानी मान लेते हैं कि भारत में WHO का ऑफिस है लेकिन उसमें कोई ब्रिटेन का व्यक्ति काम कर रहा है, तो वो हमारा सामान्य निवासी नहीं कहलाएगा। हमारा सामान्य निवासी वो कहलाएंगे जो भारतीय हैं और भारत में ही स्थित WHO के ऑफिस में काम कर रहे हैं। तीसरी बात जो कह रहे हैं कि मान लेते हैं भारत में IMF यानी कि इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है उसका ऑफिस है, उसमें काम करने वाले जो स्थानीय लोग हैं यानी जो भारत के लोग हैं वो हमारे सामान्य निवासी कहलाएंगे, भारत के सामान्य निवासी कहलाएंगे। लेकिन उसी कार्यालय में काम करने वाला कोई भी विदेशी व्यक्ति है, किसी अन्य देश का व्यक्ति है, वो हमारे देश का सामान्य निवासी नहीं कहलाएगा। चौथी बात जो कह रहे हैं कि शेष विश्व में भारत के राजदूत यानी वर्ल्ड में जिन जिन देशों में इंडियन एम्बेसी खुली हुई हैं, भारतीय दूतावास केंद्र खुले हुए हैं, उन दूतावास केंद्रों में जितने भी भारतीय राजदूत होंगे, जो एम्बेसडर होंगे, वो सभी कहीं भी हों विश्व में लेकिन भारत के ही सामान्य निवासी कहलाएंगे। लेकिन भारत में शेष विश्व के राजदूत, इंडिया में हमारे दिल्ली में बहुत सारे देशों की एम्बेसी खुली हुई हैं, दूतावास केंद्र खुले हुए हैं, जर्मनी का, अमेरिका का, UAE का, बहुत सारे देशों की। उन सभी एम्बेसीज में जो भी एम्बेसडर होंगे, जो राजदूत होंगे, वो तो उन्हीं देशों के हैं जहाँ की एम्बेसी है, तो वो लोग हमारे सामान्य निवासी नहीं कहलाएंगे। बेशक वो 1 साल 2 साल 3 साल भारत में रह रहे हों लेकिन वो उसी देश के सामान्य निवासी कहलाएंगे जहाँ की एम्बेसी है और जहाँ के वो लोग हैं। चौथी और बड़ा अंतिम और जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि भारत में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रह रहे विदेशी नागरिक, यानी जैसा हमने पहले भी कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का नागरिक है लेकिन अगर वो भारत में रह रहा है 1 साल से ज़्यादा अवधि तक, तो भारत का सामान्य निवासी कहलाएगा, रह रहा है और हमारे देश में ही खर्च कर रहा है, कमा रहा है, तो ठीक है। दूसरी बात क्या कि भाई वो लोग हमारे देश में जो है कह सकते हैं सामान्य निवासी नहीं कहलाएंगे जो काम करने के लिए जो है विदेशी तकनीक के विशेषज्ञ हैं, ठीक है। केवल मतलब क्या है, इस तरह से आए हैं, खाली भारत में विजिट पर आए हैं। इसमें एक बड़ा खास बात ये जो हमारे पास रह जाती है वो ये कि सामान्य निवासी जो है कुछ जो ऐसे लोग उनको स्पेसिफाई किया गया है कि वो लोग सामान्य निवासी नहीं कहलाएंगे। कौन कौन लोग? तो ऐसे लोग जो चिकित्सा के उद्देश्य से कि हमारे देश में आए हों वो हमारे देश के सामान्य निवासी नहीं कहलाएंगे। मान लेते हैं कि वो इलाज कराने हमारे देश में आए हैं, आए हुए तो उन्हें जो टाइम हो 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन वो किस पर्पज से आए हैं? चिकित्सा से, कमा धमा नहीं रहे भारत में, ठीक है। तो चिकित्सा के उद्देश्य से आने वाले जो लोग हैं वो सामान्य निवासी नहीं कहलाएंगे। दूसरा कि जो लोग अध्ययन करने आए हैं, मान लेते हैं कोई इंडिया में मतलब कोई जो भारतीय बच्चा है वो जाकर ब्रिटेन में या किसी देश में पढ़ाई कर रहा है, 3-4 साल की उसकी जो कोर्सेज हैं, ठीक है, तो वहाँ पर रहकर जो पढ़ाई कर रहा है यानी अध्ययन के उद्देश्य से आने वाला जो व्यक्ति है वो वहाँ का सामान्य निवासी नहीं कहलाएगा। यानी इंडिया में अगर कोई पढ़ाई करने आया है तो वो यहाँ का सामान्य निवासी नहीं कहलाएगा, वो जिस देश का है उसी देश का सामान्य निवासी कहलाएगा, ठीक है। तो चिकित्सा के उद्देश्य से, अध्ययन के उद्देश्य से, पर्यटन के उद्देश्य से, टूर करने आए हैं, टूर कर रहे हैं और काफ़ी टाइम हो गया टूर करते करते रहे, टूर के उद्देश्य से, ठीक है, इन सभी उद्देश्यों से आने वाले कोई भी व्यक्ति उस देश के सामान्य निवासी नहीं कहलाएंगे जहाँ पर वो हैं, बल्कि उस देश के सामान्य निवासी कहलाएंगे जहाँ के वो हैं, ठीक है। यहाँ तक सामान्य निवासी वाली जो हमारी अवधारणा है वो क्लियर हो जाती है। तो जब हम राष्ट्रीय आय की बात कर रहे थे, जैसा हमने कहा कि राष्ट्रीय आय में 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक कि हम राष्ट्रीय आय में केवल और केवल राष्ट्रीय आय में कारक आय को ही शामिल करेंगे। कारक आय क्या होती है वो हमने विस्तार से समझी है। दूसरी बात हमने बात की कि हम राष्ट्रीय आय में केवल और केवल सामान्य निवासियों की आय को ही शामिल करेंगे। तो सामान्य निवासी किसे कहा जाए, कौन सामान्य निवासी कहलाएगा, उसकी हमने यहाँ से विस्तार से बात की है। तो यहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय के 2 मूल घटक कारक आय और सामान्य निवासी।